नॉर्मल आटे की बात करती हूँ जैसे हम चपाती बनाते हैं, एक्चुअली द व्हीट दैट वी ईट इट्स हाईली प्रोसेस्ड. उसके मैक्सिमम तो न्यूट्रिएंट्स किल ही हो चुके होते हैं. हाई टेम्परेचर्स पर जब उसको प्रोसेस किया जाता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं. तो टेक्निकली हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी काफ़ी रिफाइंड है, बट ये मिथ है हमारे माइंड में कि मैंने तो घर की सादी रोटी खाई है. आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट इज़ ट्रू, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़. बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, और उससे भी ज़्यादा लोगों को ये परेशानी होती है मेरा वेट कम नहीं हो रहा. हाउ टू मैनेज एंड मेक श्योर कि आपका ना वेट बढ़े और ना ही आपका वेट कम हो. हेयर फॉल शुरू होता है, हम शैम्पू बदलना शुरू कर देते हैं. हाउएवर शैम्पू का काम आपके सिर को ना क्लीन रखना है, आपके बालों को उगाना नहीं है. बाल झड़ रहे हैं ना तो ब्लड टेस्ट करवाओ, वो हम सोचेंगे नहीं. कई लड़कियों को, कई महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर सर्टेन साइंस a person should keep a check on, इंडिकेट करते हैं कि एक महिला को पीसीओडी या पीसीओएस है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द हाइजीन हैबिट्स, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हेल्थ अभी शायद इस चीज़ की ही इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने इंटीमेट एरियाज़ को किस तरह से हाइजीन और क्लीन रखना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. बिकॉज मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स तो हम 10 चीज़ों की देखते हैं, बट वो क्या सही है. जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, जो सो नहीं पा रहे सही से, रीजन बीइंग स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. नींद कैसे आएगी अच्छी? 5-6 बजे के बाद कॉफ़ी पी लेना, वो तो हम अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं ना, नर्वस सिस्टम के साथ खेल रहे हैं ना. वो सोना चाहता है, वो थका हुआ है, सेरोटोनिन मेलाटोनिन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम वुश उसको जगा देते हैं कि भाई सीधा कॉफ़ी ली और नींद भगा दी. सो डोंट प्ले विद दैट. कॉफ़ी पीनी है सुबह पी लो, मेक इट अ रूल कि कॉफ़ी फर्स्ट हाफ में ही पीनी है, सेकेंड हाफ में नहीं ही पीनी है. Some people want it to happen. Some wish it would happen. Others make it happen. Today we have a guest जो एक inspiring fitness enthusiast और health expert हैं, गुंजन शाउट्स. आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने गुंजन से सबसे पहले ये जाना कि फिटनेस जर्नी में क्या कॉमन चैलेंजेस एक इंसान फेस करता है और कैसे उनसे डील कर सकता है. इसके अलावा हमने उनसे बात की कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस पर जो हर कोई अपने हेल्दी लिविंग के गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सकता है. और तो और आज के एपिसोड में गुंजन से वुमेन्स हेल्थ के कॉमन इश्यूज जैसे हेयर लॉस, पीसीओडी, पीसीओएस, इर्रेगुलर पीरियड्स के सॉल्यूशंस और रेमेडीज पर भी बात की. साथ ही हमने ये भी जाना डाइट और फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सभी कंडीशंस मैनेज करने में. तो क्या आप तैयार हैं गुंजन शाउट्स के साथ एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशन सुनने के लिए? बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट बनाते रहने के लिए. सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड. Hi Gunjan, welcome to the Misfit Humans podcast. Oh, have we started already? Yes, we have started already. Okay. So Thank you we for keep having it me. rolling. And so how has your journey been, like from being a fitness influencer and you started I Am Wow Health and Fitness Company. इस बारे में कुछ बताओ. मतलब I personally am very fascinated कि यार एक इंसान being in the fitness industry is doing so many things, doing podcasts and running a company and having a big team. How is it like? The journey is being fantastic so far. हाँ, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं इतना कुछ कैसे हैंडल कर रही हूँ. आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जस्ट डूइंग व्हाट आई लव टू डू. और आई थिंक आई एम एन्जॉइंग दिस वियरिंग मल्टीपल हैट्स ना. कभी पॉडकास्ट वाली एक चीज़ कॉमन है इन सब में, वो है कि पर्पस और विजन कॉमन है. चाहे वो मेरा पॉडकास्ट हो, चाहे वो मेरी कंपनी हो, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट्स हों, वो सब हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करने के लिए ही है. सो आई हैव वन पर्पस, वन विजन. So everything is aligned to that. So which is why it keeps me going on. I think it's very niche specific, right? It is, yeah. But ये click कहाँ से किया? How did it all start? So it started from my own journey. वो जब खुद को एक झटका लगता है ना, तो फिर तुम लाइन पे आ जाते हो, and then फिर मुझे लगा कि नहीं, I should do something in this field. तो वो अपनी ही एक जर्नी है, स्टोरी है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. ऐसा क्या हुआ था exactly? थोड़ा सा I think there might be a lot of new listeners here, right? Who might not know your journey. Exactly हुआ क्या था? And ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बस यार गुंजन अब हो गया, अब things need to change. Right. So basically मैं बचपन से ही, जब
होता है ना, जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो तब से मैंने, और लाइफस्टाइल भी ख़राब था, तो वेट गेन करना शुरू कर दिया बचपन से ही। आई थिंक 7th 8th के बाद वेट बढ़ता गया, हेल्थ भी डिप्लीट होती गई, ख़राब होती गई। और उस टाइम पे बॉडी शैमिंग भी काफ़ी होती थी। अब तो लोग फिर सेंसिटिव होते हैं, राइट, बॉडी शैमिंग समझते हैं, बट उस टाइम पे नहीं अंडरस्टैंडिंग थी। तो स्कूल में बच्चे नाम से नहीं बुलाना, मोटी मोटी कह के छेड़ना। देन कॉलेज में भी फिर बड़ा कैजुअली सब आपका मजाक उड़ा जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत शैटर करता है। राइट, तो वो सब होता रहा थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। I would never want to go back to the same childhood. I don't like it for the very same reason. तो वो पूरा बचपन ऐसा रहा, बहुत उल्टी सीधे चीज़ें ट्राई करी, फैट डाइट्स ट्राई की, ये वो, बट वो कुछ काम नहीं करता है। फिर बड़े होके when I got married, तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा, एंड बॉडी शैमिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल बॉडी शैमिंग, लोग आपको बॉडी शैम कर रहे हैं, और एक और बॉडी शैमिंग होती है जिसकी हम लोग बात नहीं करते, विच इज़ when we shame ourselves. हम खुद को कितना अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब मैं मिरर में देख के मुझे मज़ा ही नहीं आता था अपने आप को कर्स करना, अपने आप को डिसलाइक करना, मैं तो अच्छी दिख ही नहीं सकती हूँ, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो वो जो एक सेल्फ बॉडी शैमिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, एक्सटर्नल से भी ज़्यादा। तो थ्रू आउट माई चाइल्डहुड ऐसा रहा। बड़े होकर शादी के बाद फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। मैं करियर में अपना सब काम कर रही हूँ, सब काम संभाल रही हूँ, मैं फैमिली संभाल रही हूँ, पर्सनल लाइफ देख रही हूँ, घर संभाल रही हूँ। जब मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ तो फिर मैं अपनी हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे सकती? राइट, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, आई हैव टू ब्रिंग अ चेंज। फिर मैंने खुद से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद माई जॉब। मैं IT में थी, बट उसके साथ साथ मैंने थोड़ा न्यूट्रिशन को समझना शुरू किया, लाइफस्टाइल को समझना शुरू किया, एंड देन I started my journey, and then within 3 months of time I transformed myself. मुझे लगता है आज के टाइम में ना हर इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है, Yeah. बट कहीं ना कहीं वो खुद नहीं समझ पाता कि मुझे हेल्दी क्या खाना है। Yeah. हेल्थ कॉन्शियस होना और ऑन द अदर साइड ईटिंग हेल्दी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पीपल थिंक कि मैं तो हेल्दी हूँ यार, मैं तो 3 मील्स खाता हूँ, मैं 4 मील्स खाता हूँ, मैं बहुत स्मॉल पोर्शन साइजेस में खाता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आदमी इतना हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी फिर भी वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। यार मुझे लगता है प्रॉब्लम हेल्थ कॉन्शियस होने की नहीं है। आज की डेट में मैक्सिमम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियसनेस होना, अवेयरनेस होना, पता होना, सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एवरीबडी नोज। प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी पे। स्टार्ट करते हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं करते। जिम जाते हैं, 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, तीसरे चौथे दिन करते 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 बंद हो जाता है। डाइट स्टार्ट करते हैं फिर वो बंद हो जाती है, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो वो कंसिस्टेंसी का एक बहुत मेजर इशू है। वो हर बार वो सोचना 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर आने वाला है, फिर से वो रेजोल्यूशंस बनेंगे जो पिछले 10 सालों से बनते आ रहे हैं। सो वो कंसिस्टेंसी के साथ एक बार उसको डिटर्मिनेशन के साथ पकड़ना एंड कंप्लीट करना उस जर्नी को, और समझना कि ये एक लाइफस्टाइल है, वहाँ मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज वो है। हर बंदा वही वाली बात है ना आपकी कि एवरीबडी इज़ लाइक मंडे से करेंगे, मंडे से जिम जाएंगे, मंडे से डाइट करेंगे, मंडे से ये करेंगे, मंडे से वो करेंगे, एंड एवरीथिंग इज लाइक सोच लिया बट वो हो नहीं पा रहा। अकॉर्डिंग टू यू, what are the basic changes a person should have in their lifestyle so that things actually start to change? So lifestyle की जब हम मोस्टली बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत बड़े कोई लॉजिक्स, कुछ चीज़ें होंगी जो हमें पता नहीं है। अल्टीमेटली सब कुछ बहुत बेसिक है, छोटी चीज़ें हैं जिन्हें फिक्स करना है, जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक कोई रेसलिंग कॉम्पिटिशन या फिर कोई कुछ कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने नहीं जाना, सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो बेसिक चीज़ें हैं। आई मीन इट स्टार्ट्स विद पानी पी लो यार, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम सफिशेंट पानी ही नहीं पीते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक चीज़ है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे में वो एनर्जी नहीं है, हमारी स्किन डल हो रही है, एफिशिएंसी नहीं आ रही। इट्स बिकॉज यू आर नॉट वेल हाइड्रेटेड। देन कम्स न्यूट्रिशन। बेसिक मतलब सिर्फ एक बैलेंस्ड मील ही खाना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिसिंग है। स्लीप जो सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है, मतलब नींद को तो हम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं।
रात को बिंज वॉच करते हैं, फिर सुबह हमारी डेडलाइंस है, हमें मीट करनी है, उठना है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, वो सब है. सो वी डोंट प्रायोरिटाइज दैट. तो ये बेसिक चीज़ें ही हैं जो फिक्स कर ली जाएँ तो लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल इट्स जस्ट दिस. आपके हिसाब से एक इंसान को, एज यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन, Yeah. आपके हिसाब से एक इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही जेनेरिक इसका कोई आंसर ऐसा नहीं हो सकता. मतलब एज मिनिमम एज 3 लीटर्स ऑफ वाटर टू अप टू 5 लीटर्स ऑफ वाटर. और ये हर किसी की बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है. आपका अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स में हो, गेम्स खेलते हो, तो ऑफ कोर्स आपका यू नीड मोर वाटर. अगर Right. आप ज़्यादा, आपकी सिटिंग जॉब है, एसी में बैठ रहे हो, तो आपकी रेस्पिरेशन पर्सपिरेशन के जो लेवल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा. बट एटलीस्ट एज मिनिमम एज 3 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज़ लाइक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो हर किसी को पीना चाहिए एक दिन में. एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इतना भी नहीं पीते हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं. ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली. आई एम सेइंग दिस फॉर दोज पीपल जो ये कहते हैं यार पानी पीना भूल गए. आप पानी पीना कैसे भूल सकते हो यार? और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब जैसे विंटर्स में, या फिर अगर हम पूरा दिन एयर कंडीशन में बैठे हैं तो प्यास फील नहीं होती, ट्रिगर नहीं होती. हाउएवर बॉडी को नीड तो है ना पानी Right. की, तो वो हमें पीना ज़रूरी है. अगर हमें प्यास ट्रिगर हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट तभी इसके लिए वाटर रिमाइंडर्स, आजकल तो इतनी सारी ऐप्स हैं, Right. इतने सारे सॉल्यूशंस हैं. मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ, मैं तो आई कीप अ काउंट ऑफ माई वाटर बॉटल्स. Okay. सो आई हैव अ 1 लीटर की बॉटल, आई कीप इट विद माई सेल्फ. और मेरा ये है कि मुझे कम से कम मतलब एनीथिंग अबव 3 वो मुझे करना ही है. मिनिमम 3 बॉटल्स वो पूरे दिन में होनी चाहिए. 4 हो जाए, 5 हो जाए वेल एंड गुड. तो कोई अपना जुगाड़ निकालो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. वाटर रिमाइंडर ऐप, और कहीं पर लिख के रखना है, वाटर बॉटल का काउंट रखना है, वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट एंश्योर प्रॉपर वाटर इनटेक. मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि आप दिन में 3 लीटर पानी पी लो? सबसे बढ़िया रेमेडी है, मतलब सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे सोता हूँ, राइट? थ्रू आउट द डे मेरे पास आई थिंक मल्टीपल चीज़ें होती है करने के लिए, राइट? क्या सबसे बढ़िया तरीका होगा जिससे मैं कभी भी ना भूलूं कि यार मैं पानी मिस कर रहा हूँ? इसके लिए फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट योर डे विद वाटर. बिकॉज स्टार्ट ही अगर आप पानी के साथ करोगे ना, उठते ही सुबह सबसे पहली चीज़ पानी पियो, तो एटलीस्ट आपका शुरुआत में ही कुछ कोटा पूरा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उठते ही अगर आपकी आदत होगी कि मुझे 1 गिलास भर के पानी पीना है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, ओवरऑल वाइटैलिटी में भी हेल्प करेगा, और वाटर इनटेक जो बढ़ेगा हाइड्रेशन में हेल्प करेगा. सो दैट इट्स लाइक इट कीप्स द गेम गोइंग वाली चीज़ है. सो स्टार्ट योर डे विद वाटर, एंड देन उसके बाद सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं. जैसे मैंने बोला, मैं वाटर बॉटल का काउंट रखती हूँ, या रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, या फिर जस्ट कीप अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू. अगर आप अपने वर्क डेस्क पे भी बैठे हो तो सामने पानी की बॉटल हो. सो एक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऐसे होता है ना कि अगर पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है तो वो आलस भी तो है ना, उठ के जाके पानी कौन भरेगा पिएगा. एंड देन एक और चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि कई ऑफिसेज में वाटर डिस्पेंसर मशीन के पास छोटे छोटे वो प्लास्टिक के ग्लासेस रखे होते हैं. वो तो वर्स्ट थिंग है. बिकॉज एक तो उसमें पानी की कुछ क्वांटिटी नहीं आती, ऊपर से यूज़ ऑफ प्लास्टिक एक अलग नुकसान टू द एनवायरनमेंट. सो व्हाई नॉट कीप अ बॉटल ऑफ वाटर, एक स्टील की बॉटल, कॉपर बॉटल या ग्लास बॉटल, कोई भी एक ऐसी बड़ी बॉटल खरीद के इन्वेस्टमेंट करो, उसमें से भर के पानी अपने वर्क डेस्क पे रखो, तो आपका वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. सो पहला हो गया दिन की शुरुआत पानी से करना, दूसरा हो गया बॉटल को साथ में हर वक्त कैरी करना, और उसके बाद बॉटल्स का काउंट रखना. आई थिंक दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. यार water intake I think is one of the most important things, but other than that, when we talk about optimal health, right, I've heard and I've read that balanced diet plays a very important role. Absolutely. Right. बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, और उससे भी ज़्यादा लोगों को ये परेशानी होती है मेरा वेट कम नहीं हो रहा. दोनों तरफ ही लोग परेशान हैं. Right. So what according to you is optimal health and how to manage and make sure कि आपका ना वेट बढ़े और ना ही आपका वेट कम हो, आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखो. ये तो आपने एकदम वो आइडियल सिनेरियो वाली बात करी, ना वेट बढ़े ना वेट कम हो. आई थिंक हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर वेट लॉस एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग फॉर वेट गेन. ट्रू. या
वही है, आई थिंक जो आपके क्वेश्चन है उसी में ही आंसर है, बैलेंस्ड डाइट और ऑप्टिमल, अगर ऑप्टिमल हेल्थ की अगर बात करें तो वो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, हैविंग अ बैलेंस डाइट, एंड देन हाइड्रेशन की हमने बात करी, स्लीप की बात करी, एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फिजिकल एक्टिविटी, जिसको अगेन मैं यहाँ पे जिम जाने की बात नहीं कर रही हूँ, जिम जाना तो चलो एक सेपरेट चीज़ हो गई, बट जस्ट बीइंग फिजिकली एक्टिव। जैसा हम लोग आजकल सुनते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, इट इज़ ट्रू, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ बैठे ही हैं एंड इट्स किलिंग अस, यू नो, हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है। इट्स लाइक अ मशीन, नहीं चलाएंगे तो जंग लग जाएगा, तो बॉडीज़ को वही जंग लग रहा है, तो उसको चलाना, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जस्ट हैविंग दिस इन माइंड कि आई हैव टू मूव माई सेल्फ, टू मूव माई बॉडी, आई थिंक विल हेल्प। अगर हम ये सिर्फ सोच ही लेना कि मेरे को अगर मैं स्ट्रेट 2 घंटे 3 घंटे के लिए ऑफिस के डेस्क पर बैठ रहा हूँ, तो उसमें से मैं एटलीस्ट कुछ देर उठकर यू नो अपने लिए पानी भर लिया, चल फिर लिया, थोड़ा इधर उधर वॉक कर लिया, कॉल आई है तो बैठे बैठे ना करें, चलते फिरते बात कर लें, छोटी सी चीज़ है। स्टेयर्स का यूज़ कर लें, कईयों की प्रॉब्लम है कि मेरा तो ऑफिस 7वें फ्लोर पे है, मैं कहाँ से 7 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ूँ, 4 फ्लोर तो चढ़ सकते हो ना, 4th फ्लोर तक चढ़ो फिर लिफ्ट पकड़ लेना। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लिफ्ट करेंगे ही, हम स्टेयर्स चढ़ ही नहीं सकते क्योंकि 7th फ्लोर है, चढ़ नहीं सकते, उतर तो सकते हैं ना। सही बात है। तो वो इंटेंशन होनी ज़रूरी है। अगर मेरी इंटेंशन है ना मुझे खुद को फिजिकली एक्टिव रखना है, तो आई विल फाइंड वेज एंड नॉट एक्सक्यूजेज। मेरा दिमाग या तो एक्सक्यूज ढूंढेगा या सोल्यूशन ढूंढेगा। मुझे सोल्यूशन ढूंढना है तो मुझे 100 सोल्यूशन मिलेंगे, नहीं तो 100 एक्सक्यूजेज भी मिल जाएंगे। सो इट्स जस्ट मोर अबाउट दैट। मैंने जब से अपना ये माइंडसेट को चेंज किया कि मुझे सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, मुझे हर चीज़ में सोल्यूशन ही मिलते हैं। सो ये यहाँ की गेम है। As I said, balanced lifestyle and optimal health. Yeah. What exactly is a balanced lifestyle? How to you know how to attain that balance in your life? Yeah. बहुत सारे लोग, हम लोगों ने एक शब्द तो सुन लिया कि यार बैलेंस होता है, बैलेंस मेंटेन करना है, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, सब कुछ हो जाएगा। But how exactly can a person achieve a balanced lifestyle? So balanced lifestyle, like as this word says, it is not letting compromise any aspect of your life. अगर मैं डाइट को लेकर इतनी सीरियस और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं यू नो फैंसी खाने को या जंक फूड को बिल्कुल कभी टच ही नहीं कर रही हूँ, तो सेंसिटिव हो गई हूँ, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मैं गिव अप कर जाऊँगी कि यार मैं तो सोशलाइज ही करना छोड़ दिया है मैंने, मेरे दोस्त सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, इतनी फिनिकी हो गई हूँ। ऑन दी अदर हैंड मैं सिर्फ इंडल्जेंस और सिर्फ बस जो मन में आया खा लिया, तो मैं अपनी पर्सनल हेल्थ की ही वाट लगा रही हूँ। सो बैलेंस इज यू नो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना। अब यहाँ पर मैं कहूँगी इट्स लाइक वन साइज डज नॉट फिट ऑल। आप देखो आपके लिए क्या वर्क करता है। कईयों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए वर्क करता है कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे अपना स्ट्रिक्ट अच्छे से डाइट फॉलो करी, संडे इंजॉय कर लिया। कुछ लोगों के लिए वंस अ मंथ हो गया। वो डिपेंड करता है आपको क्या, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट कीप्स यू सेन, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। बट एम फॉर बैलेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिनिकी फॉर वन और द अदर थिंग कि मुझे करना है, सभी करना है या मुझे तो कुछ नहीं करना। वो मेंटालिटी काम खराब कर जाती है। कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज होता है डिफिसिट, राइट? कैलोरी डिफिसिट कर लो, और स्टारवेशन का भी एक वर्ड यूज होता है। What exactly do you think, like how important do you think that starvation and calorie deficit is important when it comes to losing weight? So I'll tell you very honestly, calorie deficit and starvation, these are two different things. Starvation तो हो गया कि कुछ खाना ही नहीं है, तो वो तो अपनी बॉडी को आपने बिल्कुल खाने से दूर रखा सो दैट वो आपका यू नो अंदर का फैट मोबिलाइज हो रहा है एंड आप वेट लूज कर रहे हो, बट देन इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप स्टार्व करके तो अपने आप को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करवा पाओगे। हाउएवर डेफिसिट इज समथिंग एल्स। डेफिसिट इज, वी डू डेफिसिट व्हेन वी वांट टू लूज वेट, कट फैट फ्रॉम द बॉडी। और वो ऐसे कि अगर मैं अभी लेट्स सपोज मैं ऑन एन एवरेज एवरी डे अगर 2000 किलो कैलोरीज इनटेक कर रही हूँ और मुझे फैट लॉस की कटिंग की ज़रूरत है, तो मैं 1500 पे आ रही हूँ, 1300 पे आ रही हूँ, कैलोरी डेफिसिट कर रही हूँ, बट हाउएवर मैं स्टिल उतनी कैलोरीज ले रही हूँ जो मेरे सर्वाइवल के लिए ठीक हैं, जिससे मेरा काम नहीं रुकेगा, जिससे मेरी बॉडी स्टिल फंक्शन कर सकती है, जिससे मुझे स्टिल ग्लूकोज, मैं कार्ब्स ले रही हूँ, मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, मेरे को एनर्जी का सप्लाई कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, मुझे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, तो मेरी बॉडी कहीं पे भी स्टार्व नहीं कर रही है। मेरा माइंड स्टिल वर्क कर रहा है, मेरी बॉडी
I'm still eating, I can still function. Right. तो जब हम ये करते हैं ना, जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट है और हम आपको डेफिसिट में डाल रहे हैं, तो हम अपने लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं. और स्टार्व कर रहे हैं तो आई वुड से दैट्स नॉट सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. As you said, starvation and deficit के बारे में, I was talking to someone a few days back and Yeah. they were like, मैंने तो sort कर लिया है and I have found a way to lose weight faster. And then this person said कि मेरा BMI इतना है और मेरा BMR इतना होता है, like the technical Yeah. knowledge that you get from the internet, right? मेरा इतना BMI है, मेरा इतना BMR है, मेरे BMR के हिसाब से मुझे महीने में मतलब मुझे रोज़ 2000 कैलोरीज खानी चाहिए और 2000 कैलोरीज मेरे को लेनी है. मैं उसमें से एक डिफिसिट क्रिएट करूँगा और डिफिसिट क्रिएट करके और मैं उसमें से 300 कैलोरी और कम करके एक स्टारवेशन क्रिएट करूँगा. मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ऑन द वेब वेयर आई थिंक ये नॉलेज सही है गलत है कि आदमी को इतना नंबर डिफिसिट में लेके आना चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर लेके आएगा तो वो स्टारवेशन में चला जाएगा और वो और ज़्यादा फैट बर्न करना स्टार्ट कर देगा. क्या ये नॉलेज सही है? या मुझे तो लगता है ये सब एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना चाहिए. लाइफ को थोड़ा सिंपल रखना चाहिए. ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ज़िंदगी में, हम सिर्फ अपने खाने को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स खाना खाओ, खाने को कॉम्प्लेक्स मत करो. So true. That's exactly what people should understand also. Yeah, I mean keep it simple. It's straightforward. Just have a balanced meal. मतलब अपनी just watch your plate. सिर्फ अपनी एक खाने की प्लेट को देख लो कि उसके अंदर 25% कार्ब्स हों, उससे ज़्यादा ना हो, 25% प्रोटीन हो, उसमें बाकी का 50% वेजीज़ हों, सैलड की फॉर्म में, सब्ज़ी की फॉर्म में. इतना छोटा सा सिंपल सा तो है. इसके बाद अगर आपका कोई गोल है कि यार आपको 20-25 किलो वेट लूज़ करना है या आपको इतना मसल बिल्ड करना है, कुछ ऐसा है, तो किसी डाइटिशियन के पास जाओ, कोई फिटनेस प्रोग्राम में एनरोल करो. दे विल मेक अ डाइट प्लान फॉर यू. आपके पास और 10 काम है करने के लिए, आप वहाँ फोकस करो ना. क्यों इसमें घुस रहे हो? बिकॉज अगर आप खुद से अपने एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, इफ़ यू हैव टाइम गो हैड डू इट. बट इफ़ यू हैव अदर थिंग्स टू डू, इफ़ यू हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, इफ़ यू हैव पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्सपर्ट के पास जाओ. 2 महीने 3 महीने लगते हैं और आप बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हो. बट यहाँ पे कहाँ इंसान गलती कर रहा है? आई वांट टू नो कि एक आदमी है, Yeah. उसके पास he himself has researched and searched on the internet Yeah. and he starts taking a diet जो उसने इंटरनेट पे रिसर्च करी. क्या गलती कर रहा है उसमें वो? नहीं, गलती कुछ नहीं है. मतलब अब वो उसका सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का, कहाँ से कर रहा है. रैंडम यूट्यूब पे बस 4-5 वीडियोस देख लिया और अपने लिए डाइट प्लान बना लिया. इट डजंट वर्क दिस वे. मेरे हिसाब से तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है. क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर BMI, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस, इट्स मच मोर देन दैट. इट्स अबाउट योर आपके जीन्स किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आपके एलर्जीज होती हैं कई तरह की, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं करता, आप में कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं. विच इज़ वाई आई एम सेइंग इफ़ यू हैव टाइम गो हैड डू योर रिसर्च एंड देन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड पेशेंस, और उसमें कई बार नुकसान भी हो सकता है, राइट. आज मैंने कुछ हिट एंड ट्रायल्स किए, उससे मेरा और नुकसान हो गया. कई बार होता है ना, डाइट स्टार्ट करी, हेयर फॉल शुरू हो गया. वो क्या होता है, पहले ही किसी चीज़ की कमी थी, आपने और उस चीज़ को खाना छोड़ दिया, पता चले कि किसी ने कार्ब्स खाने बिल्कुल बंद कर दिए वेट लूज़ करने के लिए. बट कार्ब्स का भी एक रोल है ना, एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है. उसको छोड़ते ही अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, सो क्यों अपना और नुकसान करना. सही बात है. ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आई थिंक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. एज यू सेड कि पोर्शन साइजेस मेंटेन करके इंसान खाना खाए तो आई थिंक they will achieve their goal sooner or later, but that's the right way. Exactly. अभी हम लोग हेयर फॉल की बात कर रहे थे, and I think this is one of the most trending topics in the throughout years and years. Women, when they start losing their hair, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, वो सदमा हो जाता है उनको. क्या रूट कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम के, और क्या रेमेडीज या क्या सोल्यूशंस आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो? आई मीन रूट कॉज तो लाइफस्टाइल ही है. प्राइमरीली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को, बायोटिन की कमी हो रही है,
विटामिन डी की कमी हो रही है, तो इस वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। Right. और इसके अलावा और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एट द सेम टाइम स्ट्रेस और हेयर फॉल, हेयर का बहुत डीप कनेक्शन है। Okay. अगर हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होगा हमारा, स्लीप साइकिल पूरी नहीं होगी, तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा। सो यही लाइफस्टाइल को ही फिक्स करने से, डाइट को, न्यूट्रिशन को फिक्स करने से, और आई वुड से कुछ चीज़ें ना कुछ चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड होती हैं, बट कभी हम उसके बारे में उस वजह से सोचते नहीं हैं। हेयर फॉल शुरू होता है, हम शैम्पू बदलना शुरू कर देते हैं। हाउएवर शैम्पू का काम आपके सिर को ना क्लीन रखना है, आपके बालों को उगाना नहीं है। Right. अगर बाल झड़ रहे हैं ना, तो ब्लड टेस्ट करवाओ, वो हम सोचेंगे नहीं। हम शैम्पूज बदल लेंगे, हम अपने सैलून में जाके उनसे पूछेंगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। go to a dermatologist or go get your blood tests done, body checkup done, understand what deficiencies are you having. Right. So root cause को fix करना. Are there certain supplements or anything that can help in hair fall? So I would say diet first of all to begin Okay. with. अगर natural तरीकों से अगर हम कर सकते हैं, then why not? So have biotin rich foods or have dark green leafy veggies, have nuts, have seeds. ये सब चीज़ें अगर हम वो न्यूट्रिशन डेंस फूड्स अगर खाएंगे, तो उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को जब इंटरनली जब उनको नरिशमेंट मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट बालों की स्ट्रेंथ इंटरनली हम इम्प्रूव कर पाएंगे। But if we talk about 5 food items that will definitely help someone who's having hair fall. सो डेफिनेटली तो कुछ नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ कैप ऑफ, अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें खा लो, मतलब आई डोंट वांट, इससे ये वीडियो वायरल ज़रूर हो जाएगी, बट आई थिंक वो हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है जेन्युइनली हेल्प करना। मैं बोलूँ ये 5 चीज़ें खा लो, आपके बाल वापस उग जाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू, बाकी जो मैंने न्यूट्रिशन बताए वो सब कंबाइंड विद योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल। लाइक आई वुड से दैट यू हैव टू स्लीप ऑल्सो। 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूर लो। स्ट्रेस को कहना ईजी है, स्ट्रेस दूर रखो, बट एक्चुअली में लाइक मेक एफर्ट्स टू कीप स्ट्रेस एट बे। एंड देन एक और चीज़ शायद हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक्सटर्नल चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने इंटरनल बात करी। थोड़ा सा हाइजीन की तरफ अगर इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दिस एंड दैट, सो कीपिंग द स्कैल्प क्लीन, और जो हार्श ट्रीटमेंट्स बालों पे होते हैं उनको थोड़ा एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कुछ करवाएं नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा विजिलेंट हो सकते हैं हम कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ हों, बहुत फ्रिक्वेंटली ना करवाएं। सो ऑल ऑफ दिस, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करने की जगह मैं होलिस्टिक बात पे डिस्कस करना, आई वुड प्रेफर दैट। But if we bring everything together, Yeah. 5 things what you will say according to you. Yeah. 5 चीजें कर ये लो, 5 चीजें, okay. तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। Okay, so first of all, eat right for your hair. Have green leafy vegetable, dark green जो veggies होती हैं उन पे Right. ज़्यादा फोकस करें। Nuts and seeds, almonds, walnuts, इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करें डाइट में, और इस तरह के ये सब न्यूट्रिशन डेंस फूड्स लें। देन एज वी डिस्कस्ड, स्ट्रेस और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। Right. तो जितना हम डीप ब्रीद करें और थोड़ा मेडिटेशन कर लें अगर पॉसिबल है, तो अगर मेडिटेशन नहीं हो तो एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो सब कर लें, स्लीप प्रॉपर लें, हाइड्रेशन ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड कैन हेल्प रिड्यूस हेयर लॉस। So whenever we talk about women and women's health, Yeah. there is one topic that comes out to be PCOD and PCOS, which is Yes. I think one of the biggest problems, and और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एक एपिडेमिक की तरह भी है, जहाँ पे 1 out of 5 women, right, which is like 20% of the Indian women, they suffer from PCOD. Yeah. So 1 out of 5 is what is we know. Like Yes. this is the number जो Yes. डॉक्टर्स के Yes. पास तक पहुँचता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफ़ी समय तक तो मुझे लगता है कि कई लड़कियों को, कई महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, Yeah. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, व्हाट आई हैव रेड इज अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे तो ही आपको PCOD या PCOS है ना। और आधे लोगों को मेरे ख्याल से पता ही नहीं है कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि PCOD के साइंस हो सकते हैं। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर सर्टेन साइंस अ पर्सन शुड कीप अ चेक ऑन, जो कि इंडिकेट करते हैं कि एक इंसान को, एक महिला को PCOD या PCOS है? आई थिंक बहुत ही कुछ तो बहुत विजिबल साइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फेस। इफ Okay. यू फील कि मेरे फेस पे
अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है या बहुत ज़्यादा एक्ने यहाँ इस पोर्शन पे स्पेशली अगर मुझे एक्ने हो रही है चिन एरिया में, तो वो हार्मोनल इश्यूज की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, PCOS इज ऑल अबाउट लाइक हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना जी, मतलब उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्ने, यहाँ पे इस जगह पर अगर फेशियल हेयर ग्रो हो रहे हैं तो वो एक साइन हो सकता है। देन अगर हमारा सडन वेट गेन हो रहा है और इट्स एन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, मतलब बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वो एक साइन हो सकता है। irregular periods is also one of the signs. It's just one of the signs. Yes. And then mood swings is a major indicator, I would say. PCOD में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से सब अच्छा लगता है और अचानक से बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। सो दैट्स अनदर साइन। आई थिंक ये सारे साइंस हैं जिससे हम which shows that it could be PCOS. As you only said कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं, राइट? तो अगर एक इंसान को हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, सो व्हाट शुड अ पर्सन डू एट दैट पॉइंट? फिक्स योर लाइफस्टाइल, सिंपल। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से हो जाएगा? क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से ही इश्यूज हैं, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमने डिस्कस करे। PCOD, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से ही है। वेरी रेयर केस ये कोई जेनेटिक होगा कि आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन्स अगर बैलेंस नहीं है, बट PCOD इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इट कैन बी फिक्स्ड विद द करेक्ट लाइफस्टाइल। सो ऑफ कोर्स अगेन व्हाट शुड अ पर्सन डू? डाइट, सबसे पहले तो डाइट फिक्स करना। I think that's the first and most important thing to do. Balanced eating करना, regular time पर खाना is most important when it comes to PCOS, PCOD. Extreme late हम कभी खा रहे हैं, कभी जल्दी खा रहे हैं, कभी भूख से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कभी मील स्किप कर रहे हैं, ये सब नहीं। So regular meal timings and eating appropriate balanced meals is the first and foremost thing to do. Then refined चीज़ों को, ओवरली प्रोसेस्ड चीज़ों को होल ग्रेन्स के साथ रिप्लेस करना इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। देन हैविंग अगेन न्यूट्रिशन डेंस फूड्स खाना, राइट? होल फूड्स की हमने बात करी, फ्रेश वेजीज, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें जितनी डाइट में इंक्लूड की जाएँ दैट विल हेल्प। सीड्स इंक्लूड करना, हर्ब्स इंक्लूड करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हार्मोन्स। इन्हीं चीज़ों से आपके हार्मोन्स फिक्स होंगे। सो ये हो गया पूरा डाइट का पार्ट। इसके अलावा अगेन स्लीप and physical activity is again very very important when That's it comes where to I was PCOS. coming to, right? How important is exercising when it comes to PCOD and PCOS? It is very very important. So जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और हमारा मतलब इट हैज़ डायरेक्टली रिलेशन टू आर हमारे स्लीप हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नींद टाइम पे आती है, जब हमारी स्लीप रेगुलेट होती है, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरे दिन का साइकिल फिक्स होगा। ऑटोमेटिकली हम माइंडफुल ईटिंग कर पाएंगे जो कि ज़रूरी होती है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बट देयर इज़ अ वेरी वेरी इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड PCOD. When we talk about PCOD and PCOS, बहुत सारी there are a lot of remedies that are out there. Yeah. Right? So is there any remedy that you will suggest जो एक महिला डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकती है that will definitely help them in PCOD and PCOS? आई थिंक एक रेमेडी है जो हम अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, उससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है उन्हें, विच इज सीड साइकिलिंग। ओके, सो डिफरेंट सीड्स को इंक्लूड करना एज पर योर पीरियोडिक, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। So let's say in your follicular phase which starts from day 1 to day 14, yes, उसमें आपको flax seeds और sesame seeds लेने होते हैं। And then in your luteal phase which starts from day 15 to day 28, उसमें आपको sunflower seeds और sesame seeds लेने होते हैं। सो ये सीड साइकिलिंग से जो हार्मोन्स हैं हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसके इम्बैलेंस की वजह से PCOD होता है, वो बैलेंस होते हैं एंड देन इट रियली हेल्प्स। सो अगर हम सीड साइकिलिंग फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस होते हैं? इट डेफिनेटली हेल्प्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज़ द रामबाण सोल्यूशन, बट दिस डेफिनेटली हेल्प्स अलॉन्ग विद राइट डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, proper sleep, hydration. If you do seeds like cycling as well, it will definitely help. I definitely know that जो भी इस पॉडकास्ट को अभी देख रहा होगा ना, वो जैसे ये सुनेगा कि सीड साइकिलिंग आपने बताया और आपने 4 सीड्स के नाम बता दिए, अभी जाके मार्केट से वो सीड्स खरीदना शुरू कर देंगे, राइट? बट व्हाट इज द राइट वे टू कंज्यूम दीज सीड्स? व्हेन शुड अ पर्सन कंज्यूम दीज सीड्स? आपने तो बता दिया कि 2 तरीके के सीड्स जो हैं वो पहले
फेज में लेने हैं और 2 तरीके की जो सीड्स हैं वो सेकंड फेज में लेने हैं, राइट? सो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन, उसका जो पूरा का पूरा साइकिल है, उस पूरे साइकिल के अंदर 2 फेजेस में 14-14 दिन में आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर लेने हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू कंज्यूम दीज सीड्स? अगर मैं कोई बोलूँ कि ऐसे 2 बजे ले लो, हाँ. और किसी के लिए वर्क नहीं करता, हाँ. तो वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो Right. सबसे पहले तो जो टाइम आपके लिए वर्क करता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कैफीन नहीं है कि रात को नहीं ले सकते हो, तो आप जब मर्जी लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हैविंग सेड दैट, 1-2 छोटे टिप्स मैं शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहले तो जब सीड्स लेने हैं तो वो पोर्शन कंट्रोल करके लेने हैं, बिकॉज ये सीड्स सबसे पहले तो इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हेल्दी फैट्स होते हैं मगर उसकी वजह से कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो Right. बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्हें कंज्यूम करना से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो 1 टेबलस्पून इज़ इनफ, राइट? सो फर्स्ट इज़ दैट। और इनकी तहसीर भी मोस्टली गर्म होती है। बहुत ज़्यादा लेने से यू मे हैव ब्लीडिंग इश्यूज और समथिंग लाइक दैट। सो पोर्शन का ध्यान रखें। एंड सेकेंडली सीड्स, क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई मेजर इंग्रेडिएंट नहीं है हमारे डाइट का, तो बहुत इजीली स्किप हो जाता है। उसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशंस, कुछ ट्रिक्स निकाले हैं कि मैं कैसे इंश्योर कर सकती हूँ सीड्स मेरी डाइट का पार्ट हो। अदरवाइज ऐसा होता है, बहुत लोग रिलेट करेंगे कि सीड्स का डब्बा ले तो आए, पर वो पड़ा रहता है, अल्टीमेटली उसमें कीड़े लग जाते हैं और फेंक देते हैं, Right. खाते नहीं है उसको, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं आता कि सीड्स कब खाने हैं, तो लिखा ही नहीं कहीं पर। फ्रूट खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सीड कब खाना है, तो उसको इंटीग्रेट करो अपने फूड के साथ। इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम रोटी खाते हैं तो आटे के डो में मिला लो, चपाती में सीड्स आ गए आपके, राइट? तो रोटी आप रोज़ खा रहे हो, हैबिट बना लो कि मेरे को डो में डालना है। या फिर थिंग्स लाइक चीला, हम लोग चीला खाते हैं तो चीले के ऊपर स्प्रिंकल कर लो, तो उसके थ्रू इडलीज बना रहे हो तो इडली के बैटर में डालो, वो बड़े अच्छे से सीड वाली इडली बन जाएगी। सो इस तरह से इंटीग्रेट कर लो अपने डेली के मील्स में, जिसकी वजह से आप उसको एटलीस्ट खा पाओगे। When we're talking about women, या anemia is also one thing which is one of the one problem that is affecting more than 57% of the women in India, right? And 15 से 50 साल की एज की women के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यस, right? एक महिला को, या अगर मैं बोलूँ सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुषों के लिए भी, इवन फॉर मेन, उनको अनीमिया प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए वो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं सो दैट उनको अनीमिया ना हो? अनीमिया के अगर साइंस हैं या फिर अनीमिक अगर कोई है, तो उन्हें सबसे पहले तो, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है, सो आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए, जिसमें अगेन डार्क ग्रीन लीफी वेजीज हो गई, या फिर नट्स एंड सीड्स हो गए, आमंड्स, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। सो दैट्स वन थिंग। उसके अलावा अगेन एज आई सेड, अनीमिया इज़ अनदर लाइफस्टाइल से जुड़ी इशू, लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम, तो ओवरऑल लाइफस्टाइल को फिक्स करें। अनीमिया में वीकनेस होती है, हाँ, राइट? बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ विमेन हु हैव अनीमिया, वो लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं, राइट? तो अगर कोई इंसान अनीमिक है और उसको एक्सरसाइज करने, अपने एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है एंड दे वांट टू बी एक्टिव, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि ये सारे चेंजेस कर लो अपने रूटीन में एंड थिंग्स विल बी बेटर? सबसे पहले तो, क्योंकि अगर कोई अनीमिक है, दैट मीन्स आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पा रहे बॉडी में। और रेड ब्लड सेल्स, एज वी नो, हम सब ने साइंस बायो पढ़ा है कि वो ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं, राइट? तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, मसल्स को, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और दिस इज़ द रीज़न कि वर्कआउट करने में या फिर एनर्जी लेस फील करते हैं, एनर्जेटिक नहीं फील करते, और वर्कआउट करने में भी प्रॉब्लम आती है, हिम्मत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती, जल्दी थकावट हो जाती है। तो इसके लिए आई थिंक सबसे पहला एक जो मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगी, डोंट ओवर स्ट्रेस योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट टेक ऑल दैट स्ट्रेस। एंड वर्कआउट करने पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है। सो डोंट ओवर स्ट्रेस योर बॉडी। आप शॉर्ट इंटरवल्स में एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा टेक इट ईजी, टेक इट लाइट, जितना हो रहा है उतना एक्सरसाइज करो। 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करने की जगह और कोलैप्स कर जाने की जगह पे 30 मिनट्स का वर्कआउट का रूटीन बनाओ, सो दैट यू कैन कंसिस्टेंटली डू इट। सो दैट्स वन।
सेकंड, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखो, बिकॉज हाइड्रेशन विल हेल्प वो ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में, तो उससे आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी. मे बी यू कैन जस्ट कीप अ सिपर अपने साथ और वर्कआउट करते करते बीच में एक सिप आप पानी का पी सकते हो. दैट विल हेल्प विद योर एफिशिएंसी, विद योर परफॉर्मेंस. एंड rest and recovery is most important in this case. Make sure that you take enough sleep, especially when you are doing workout, when you're doing your exercise. ऐसा ना हो कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम वर्कआउट कर रहे हैं. राइट. ये नहीं होना चाहिए. अगर जिस दिन नींद पूरी नहीं हुई ना, उस दिन फिर वर्कआउट स्किप कर दो. पहले नींद पे फोकस करो, रेस्ट रिकवरी पे फोकस करो, देन वर्कआउट करो, तभी कर पाओगे. अदरवाइज यू कोलैप्स. सो आई थिंक दीज आर फ्यू टिप्स. नींद एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर स्लीप साइकिल्स, राइट. मतलब हम अपनी खुद की भी बात करें ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी सही तरीके से सो नहीं रहे हैं. एंड स्लीप प्लेज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जिस दिन मेरी नींद पूरी हो जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आज दिन बहुत अच्छा जा रहा है. और जहाँ नींद खराब हुई वहाँ पे ना तो आप काम कर पाते हो, और ना ही आप कोई भी मतलब जो भी फंक्शंस हैं आपके डे टू डे लाइफ के, वो नहीं पूरे हो पाते. That's true. जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, जो सो नहीं पा रहे सही से, रीजन बीइंग स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. नींद कैसे आएगी अच्छी? मैं ना इस क्वेश्चन का ना बहुत देसी तरीके से आंसर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस. जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको बहुत सिंपल एंड देसी तरीके से आंसर करूँगी. जी. अगर चाहते हो कि नींद टाइम पे आए, अच्छी आए, तो उसके लिए ना सबसे पहले तो इस साइकिल को ठीक करो और सुबह उठो टाइम पे. मतलब कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. ये वही वाली चीज़ है कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, तो उसके चक्कर में हम घूमते रहते हैं. सुबह नींद नहीं खुल रही क्योंकि रात को नहीं आ रही, और रात को नहीं आ रही इसलिए सुबह नहीं खुल रही. सो एक विशियस सर्कल बन जाता है. एक दिन सुबह उठ जाओ, नींद पूरी हुई है या फिर नहीं हुई, 7 बजे 6 बजे उठ जाओ, बस दैट्स इट. उसके बाद पूरा दिन जम के काम करो, मेहनत करो, अच्छे से अपनी बॉडी को थकाओ. हो ही नहीं सकता कि रात को आप बेड पे जाके क्रैश ना करो. और अननेसेसरीली बॉडी को जगाने की कोशिश करना, फॉर एग्जाम्पल 5-6 बजे के बाद कॉफ़ी पी लेना, वो तो हम अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं ना, नर्वस सिस्टम के साथ खेल रहे हैं ना. वो सोना चाहता है, वो थका हुआ है, अब सेरोटोनिन मेलाटोनिन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम वुश उसको जगा देते हैं कि भाई सीधा कॉफ़ी ली और नींद भगा दी. सो डोंट प्ले विद दैट. कॉफ़ी पीनी है सुबह पी लो 12 बजे, मतलब मेक इट अ रूल कि कॉफ़ी फर्स्ट हाफ में ही पीनी है, सेकेंड हाफ में नहीं ही पीनी है. शाम को पीना भी है तो हैव अ ग्रीन टी और अ हर्बल टी और समथिंग लाइक दैट. तो सुबह उठो और पूरा दिन इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, इतना फिजिकली मेंटली अपने आप को एक्टिव रखो कि रात को जब बेड पे जाओ ना, तो नींद का वेट ना करना पड़े, नींद तुम्हारी वेट कर रही हो. सो आई थिंक दिस इज़ द, ये बहुत देसी साउंड कर सकता है, बट एक्चुअली में रियलिटी यही है. और हम इतनी सिंपल सी चीज़ को नहीं समझ रहे, हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. हम मेलाटोनिन की गोलियाँ खा रहे हैं. सो दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. शाम को कॉफ़ी पीना और रात को मेलाटोनिन खाना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट्स गोइंग टू यूर प्लेइंग विद योर बॉडी. डोंट डू दैट. जस्ट कीप इट सिंपल. जैसे हमारे मतलब आई वुड से एंसेस्टर्स करते थे यार, तो बहुत सनसेट से पहले खाना खा लेना, उसके बाद सो जाना, सनराइज़ के साथ उठ जाना, तो ऑटोमेटिकली उनको कभी नींद के चैलेंजेस नहीं होते थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, लेट खाना खाने की, लेट तक जागने की, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है. अभी मैं रिसेंटली बाहर ट्रैवल कर रही थी, तो इनफैक्ट मैं आई एम नॉट लाइक एविड ट्रैवलर, मैं बहुत इधर उधर जाती हूँ. मैं सब कंट्रीज़ में मैंने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करी है, एवरीबडी दे हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग अर्ली, लाइक दे हैव देयर डिनर्स वेरी अर्ली. उनके रेस्टोरेंट्स में हर जगह 6 से 8 पीक टाइम होता है डिनर का, और हमारे यहाँ 9 बजे प्लानिंग होती है कि आज डिनर में क्या खाना है. दैट्स द प्रॉब्लम. कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस भी है एक ऐसी चीज़ जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है. लोगों को यही नहीं पता काम ख़त्म कब करना है, शुरू कब करना है. आई थिंक ऑफिस के आवर्स भी ऐसे हैं कि लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो गया है. व्हाट आई फील एक्चुअली इसी का ही वो एक वी कैन से, यू नो, इट्स जस्ट अ रेपरकशन ऑफ दिस. हम इसको अपनी साइकिल को, सी आई कैन फिक्स व्हाट्स इन माई हैंड्स, राइट. मैं उसको तो फिक्स करूँ.
कोर जो मेरे फंडामेंटल्स हैं मैं उनको तो फिक्स करूँ. राइट. मेरे फंडामेंटल्स क्या हैं? टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, राइट. मैं इनको तो फिक्स करूँ, उसके बाद मेरी बाकी की लाइफ ऑटोमेटिकली सॉर्ट होगी. मैं इन चीज़ों को, फंडामेंटल्स को फिक्स नहीं कर रही और फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, मेरे को ऑफिस में लेट हो जाता है, मेरे को ये होता है, बिकॉज आप जा भी तो लेट रहे हो, और जब आप जा लेट रहे हो और आधी नींद में पहुँच रहे हो, आपकी वर्क एफिशिएंसी भी तो कम हो रही है. यू नॉट रियलाइजिंग दैट. जो टाइम पे अपने काम पे पहुंच जाता है और फुल एफिशिएंसी के साथ पूरी, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस दिन नींद पूरी होती है ना, उस दिन लगता है कि आज तो मैं इंसान ही अलग हूँ. एनर्जी अलग होती है. एनर्जी अलग होती है. राइट. तो वो 8 घंटे का काम 4 घंटे में भी हो जाता है, तो वो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है. बट वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बट वी वांट इट. ऐसे तो कैसे होगा? हाँ, चेंजेस तो इंसान को खुद ही करने पड़ेंगे. रूटीन तो आदमी को खुद ही बनाना पड़ेगा. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम थक ही नहीं रहे, तुम अपने दिमाग को थका रहे हो. ठीक है, शरीर तो तुम्हारा थक ही नहीं रहा ना. आई पर्सनली लाइक्ड इट. जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो भी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो बड़े थके होते हैं ना, तो वो बड़ी आसानी से सो जाते हैं. तो वो रोज़ कर लो. थका लो, आप करियर में भी आगे ग्रो कर जाओगे. थका लो एज इन फॉर गुड, नॉट फॉर बैड. मतलब अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट करो. अगर आपकी बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं हो रही है ना, दैट मीन्स आप सही नहीं कर रहे हो कुछ. आपकी इतनी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. खाना खाने के बाद, डिनर के बाद वॉक पे जाओ, एक लंबी वॉक करो कि आगे वैसे ही नींद आ जाए कि अब तो मुझे सिर्फ सोना है. 1 घंटे का जब एक्सरसाइज करी होगी ना, तो नींद आएगी, बॉडी मांगेगी कि भाई सोना है. ऐसा नहीं होगा कि कैसे सोऊं. जब ढंग से खाना खाया होगा, अच्छा न्यूट्रिशन लिया होगा, तो ढंग से नींद भी आएगी. I completely agree with that. I would say इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें और बहुत सिंपल रखें, अपने फंडामेंटल्स पे काम करें, तो लाइफ इज़ वे सिंपलर, वे मोर, हमारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो बहुत इजीली सॉर्ट हो सकती हैं. जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अगर इंटेंट हो तो. इंटेंट होगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर इंटेंट नहीं होगा तो एक्सक्यूजेस मिलेंगे. यार आजकल हम देख रहे हैं एक और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है. दैट्स गायनिकोलॉजिकल हेल्थ इन विमेन. राइट. एंड गायनिकोलॉजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी हम लोग जब बात करते हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ हम लोग लेके चलते हैं. एंड गायनिकोलॉजिकल हेल्थ की अवेयरनेस इन विमेन, इट इज़, आई थिंक इट्स स्टिल मिसिंग समवेयर. जहाँ पे एक महिला को अभी तक भी ये नहीं समझ में आ पा रहा है सही तरीके से कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उसको गायनिकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं. तो as we have you here today, some tips where a person can have a healthier menstrual cycle and good gynecological health. So when we say good gynecological health, we mean better hormone balance. Gynecology is what? It's just your hormones. So these 3 hormones, estrogen, progesterone and thyroid, all these 3 hormones have a direct impact on our cycles and on our gynecological health, call it reproductive fertility, all these things के ऊपर direct relation है. So hormones को अगर हम balance करते हैं with right diet, nutrition, holistic health, well-being, lifestyle and everything that we discussed so far is directly going to improve your gynecological health as well. And as you rightly said, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हों. अवेयरनेस नहीं होती, पीरियड्स मिस हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट साइन योर बॉडी इज गिविंग यू दैट समथिंग इज नॉट राइट. सो आइदर यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस जिसकी वजह से हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और यू आर नॉट ईटिंग राइट, और देर इज सम डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी. सो फिक्स दोज थिंग्स एंड take these things as the first sign that your body is giving you, so that your gynecological and your all these things gets fixed in time. So as you suggested some tips, right, जिससे हम एक महिला अपनी reproductive health और gynecological health की ख्याल रख सकती है. What are the nutrients, like important nutrients that play a very important role when it comes to menstrual cramps? Okay. Right. कोई ऐसा फूड आइटम होता है जो मेंस्ट्रुअल ग्राम्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है?
आई थिंक कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं या नट्स सीड्स हैं या कुछ इस तरह के जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, सिनेमन, दालचीनी जिसे हम कहते हैं, इस तरह के स्पाइसेस रियली हेल्प्स विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. और सीड्स एंड नट्स आर वेरी plays a huge role. And then some fruits like pineapples or unripe papaya, all these things can help. They definitely play a very important role when it comes to menstrual cramps and menstrual health. Definitely. बहुत सारे अभी देखने को what I have heard and understood in the past few years, puberty बहुत young age में आने लग गई है आजकल लड़कियों को. And this has also become a problem somewhere कि इतनी young age में puberty आती है, menstrual cycle start हो जाती है, and the chances of missing the menstrual cycles and even there are studies which say कि बहुत यंग एज में menstrual cycle स्टार्ट होने की वजह से एक they take it too easy कि यार menstrual cycle आ रही है नहीं आ रही, skip हो रही है नहीं हो रही. It's like too difficult for them to even evaluate कि will this happen every month or is it going to happen every month, right? So the girls who are having their puberty at a very early stage of their life, like 9-10 years, उनके लिए क्या tips आप देंगे? So we are talking about how they can fix it, or we are talking about why is it happening and how we can avoid this? They can fix it, as in like how they can make sure that they maintain a good hygiene, how they can make sure that they are getting their periods on the right time. Other than that, what I feel is how they can adapt that that early phase where बहुत जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, राइट? तो उसको वो कैसे जल्दी से अडाप्ट करें, कैसे अच्छी हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि ज़्यादातर पीसीओडी और पीसीओएस के जो केसेस हैं दे आर हैपनिंग इन विमेन जिनकी प्यूबर्टी बहुत जल्दी आई है, राइट? तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से आदमी उभर सकता है, बाहर निकल सकता है? आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू चेंज विद, इसका एज से कुछ लेना देना नहीं है. अगर किसी की प्यूबर्टी जल्दी हिट हो रही है तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि फॉर एग्जांपल जब मैं अगर अपनी बात करूं और हम अगर आजकल के टीनेजर्स को देखते हैं तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो अपने टीनेज में ऐसी नहीं थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. तो जैसे अब एडवांसमेंट्स हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा तेज़ हैं आजकल के टीनेजर्स, जेन जी बच्चे एंड एवरीबडी. सो आई थिंक इट्स द सेम केस विद आवर बायोलॉजिकल हेल्थ एज वेल. सब चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक हो रही हैं. वो समझदार भी जल्दी हो रहे हैं, उनकी प्यूबर्टीज भी जल्दी हिट हो रही है, बिकॉज ऑल द मेंटल, इमोशनल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग ऑन आवर बॉडी एंड द एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से सब चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं. So we can't really do much about it, but what we can do is जब हमारा ये फेज स्टार्ट हो रहा है उसके बाद हम चीज़ों को सही तरीके से लें, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था पीसीओडी पीसीओएस के केस में भी, कि जिस तरह से वो जो न्यूट्रिशनल की हमने बातें की या जो और हमने लाइफस्टाइल की बातें करी, हम इस चीज़ को समझें कि हमें अपनी बॉडी को साथ में प्रायोरिटाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक योगा, इसे हम अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं, बनाना चाहिए, राइट? 15 मिनट 20 मिनट योगा, कुछ ऐसे आसनास विच कैन हेल्प विद आर सेक्शुअल हेल्थ, फर्टिलिटी, हॉर्मोन्स एंड आर all these monthly cycles and everything. So this will help. Having right food and physical activity and all these things, basically इसी से ही हम उसको better रख सकते हैं. You just said something about sexual health, right? Yeah. And I think it's a taboo. बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक माना जाता है कि यार नहीं, इस बारे में बात नहीं करते, छोड़ दो, रहने दो. अच्छा, सेक्सुअल हेल्थ का बात आया या सेक्सुअल एजुकेशन की भी बात कहीं पे उठती है तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं, हाँ ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं. एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल सो दैट दिस माइंडसेट चेंजेस, कि क्या इंसान को इस बारे में खुल के बात नहीं करनी चाहिए यार, right? Yeah. One message that you want to give to everybody कि यार this is also something which is very important to talk about. Yeah.
सो आई फील जैसे अभी से 20-25 साल पहले तक ना फिजिकल हेल्थ की भी बात ढंग से होती नहीं नहीं करते थे लोग। कुछ नॉलेज, कुछ अवेयरनेस नहीं थी। आज से 10 साल पहले मेंटल हेल्थ पे भी कोई बात नहीं करता था। नाउ इट्स वेरी कॉमन। सो अभी सेक्सुअल हेल्थ की बारी है। नाउ दैट्स गोना गेट वेरी नॉर्मल, कॉमन, पीपल गोना टॉक अबाउट इट। अभी वो एक टैबू है, पीपल डोंट फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, बट दे वॉन्ट टू नो अबाउट इट एंड दे वॉन्ट टू इम्प्रूव इट, राइट। चाहता हर कोई है, बट बात करने में अभी अगर वो हिचकिचाहट है तो वो ग्रेजुअली, बिकॉज आई कैन सी अ सटल शिफ्ट इन द पैराडाइम दैट हाउ पीपल आर टेकिंग दिस। अब बात हो रही है, सो आई एम श्योर इसके ऊपर भी पीपल गोना मेक इट अ प्रायोरिटी। और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर दैट्स राइट, अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। बट जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई डिड अ पॉडकास्ट ऑन सेक्सुअल हेल्थ विच इज़ लाइक प्रॉपर एक डिटेल्ड 1.5 घंटे का एक डिस्कशन है सिर्फ विमेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। ओके। सो इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह की नॉलेज अवेयरनेस कैन डेफिनेटली हेल्प पीपल टू पे मोर अटेंशन ओवर देयर। सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या डाइटरी चेंजेस और फिटनेस हैबिट्स बेनिफिट करती हैं एक इंसान को? या डाइटरी और फिटनेस हैबिट्स के साथ आई वुड से देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द हाइजीन हैबिट्स, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हेल्थ अभी शायद इस चीज़ की ही इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने इंटीमेट एरियाज को किस तरह से हाइजीन और क्लीन रखना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। बिकॉज मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स तो हम 10 चीज़ों की देखते हैं, बट वो क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स सही हैं, किस तरह के नहीं है। इवन सैनिटरी नैपकिन्स ठीक हैं या कुछ और यूज़ करना चाहिए। सो देर आर 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो व्हेन इट कम्स टू हाइजीन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है when it comes to our sexual health. Now talking about internally the kind of foods that we, the kind of lifestyle that we have, especially in case of men, I would say, जैसे women के केस में भी, but और ज़्यादा women का, जैसे men के केस में sperm count effect होता है with excessive smoking, drinking, sperm की quality भी count भी। Women sexual health की बात करें तो again lifestyle, women usually tend to take more stress, घर, काम, बच्चे, पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो स्ट्रेस सीधा आपके हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। सो ऑल दीज थिंग्स, सो हैविंग राइट सेट ऑफ माइंड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला हमने हाइजीन की बात करी, राइट फ्रेम ऑफ। जब तक आप मेंटली हैप्पी नहीं होगे तब तक आपकी सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा? आई मीन you can't feel sexually happy if you're not mentally happy, if you're not physically fit. So all these things are very important. And then you talked about physical activity. Yes, physical activity has a huge role to play. अगर आपकी body fit, flexible, energetic नहीं होगी, अगर you can't you don't have a good cardiovascular health, तो उसका भी आपके sexual health पे या sexual relationship पे एक बहुत बड़ा it's a deep correction. So I am not a sexual health expert. So मैं इसमें बहुत ज़्यादा I would say कि इसके बारे में और podcast सुने जाएं जो लोग इसमें interested हैं. But all I can say is कि sexual health is very important, as it's as important as your physical and your mental health, and with the correct lifestyle this can be improved as well. As we were talking about hygiene. Yeah. And I think hygiene plays a very important role overall. Yeah. Right? Yeah. But अगर हम intimate areas के hygiene की बात करें तो can you shed some light on some tips where for men also and women also, right? क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऐसी practices करनी चाहिए so that आपकी intimate areas की जो hygiene है वो maintain रहे? Again, I'm not a certified sexual health expert, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेरी knowledge शायद उतनी होगी जितनी आपकी है या मे बी किसी और की है। बट एज आई सेड, आई हैव रिसेंटली डन अ पॉडकास्ट ऑन दिस। तो मेरी अभी एक रिसेंट बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन हुई थी एक सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, एंड इन दैट पॉडकास्ट आई रियलाइज दैट ओ माई गॉड, इट्स सो डीप, इट्स नॉट एज ईजी एज वी थिंक इट इज़। इट्स नॉट कि बस कि हाँ मतलब किस तरह से हमें क्लीनिनेस, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक इट्स अ वन मस्ट know how to keep themselves hygienically, keep it hygiene. I think it's very important. That's all I can say. आपने बताया आपकी एक फिटनेस जर्नी थी, राइट? और उस जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे, राइट? Of course. है ना? आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इश्यूज क्या चल रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर? लाइक
हाँ. जो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग इशू है, विच यू हैव बीन हियरिंग अबाउट Okay. ईच एंड एवरी डे. मुझे पर्सनली जो लगता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और दिन रात मतलब आई हैव फिटनेस प्रोग्राम्स, आई हैव फिटनेस एवरीथिंग, तो मेरी लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो मेरे को जो प्रोमिनेंट एकदम मेजर इशू दिखता है ना, मुझे लगता है कि अभी ना, सो मेरे टाइम पे व्हेन आई कवर्ड माई जर्नी, उस टाइम पे प्रॉब्लम थी कि सही डायरेक्शन नहीं थी, सही नॉलेज, अवेयरनेस, वो सब चीज़ें मिसिंग थी. अब वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच नॉलेज, तो वो चीज़ें तो हैं, बट अब जो नहीं है वो ये है कि लोगों का ना माइंडसेट नहीं है. दे आर नॉट मेंटली रेडी, दे डोंट नो. मतलब शुरू कर देते हैं, बट देन जब मोटिवेशन लूज हो जाए तो क्या करना है. 2-3 दिन जिम जाना आसान है, बट जब चौथे दिन बॉडी में सोरनेस होती है, या जब फिर मोटिवेशन लूज हो जाती है, जब इच्छा नहीं होती, अब मन नहीं कर रहा जिम जाने का, वो किक नहीं है जो डे 1 पे थी, तब क्या करना है ये नहीं पता. तो ये मुझे लगता है कि अभी मेंटल बैरियर्स ज़्यादा हैं. क्या करना है सबको पता है, बट कैसे कंसिस्टेंटली करना है इसका आइडिया नहीं है. सो दैट्स वन चैलेंज विच आई फील पीपल हैव. मुझे फॉलो करके और मैं क्या कर रही हूँ. This is the right platform to promote yourself. Yeah. No, I'm just being honest. But still. No, honestly, क्योंकि मेरे को ये सबसे बड़ा challenge आया था. That's why I started making videos on this. कि when you get stuck, when you don't know what to do on your, you've started your journey. You were motivated on your day 1, but then gradually आपको 7th day, 8th day आते हो गया, अभी नहीं हो रहा मुझसे, अब मेरा मन कर रहा है खाने का, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं मैं स्पॉइल कर दूं अपने आप को वापस से, नहीं हो रहा, अभी हो गया, ख़त्म मोटिवेशन, क्या करूं इसके बाद क्या करना है. ये जो पॉइंट है ना, ये यहीं पर ग्राफ सबका नीचे जाता है, एंड मैक्सिमम पीपल फेल एट दिस पॉइंट. बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट के बाद कुछ ही लोग बचते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं. सो ये जो गैप है, यही एक्चुअली दिस इज़ माई मिशन, दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई हेल्प पीपल टू मूव ऑन, टू कीप गोइंग एंड नॉट टू गिव अप, नॉट टू स्टॉप. एंड वो मैं एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती. आई मेड सो मेनी वीडियोज, वो एक लाइन में कैसे उसे एक्सप्लेन करूँ. What you're trying to say is that whosoever the person is, if you have a fitness goal, Yeah. or any goal related to your health, you need a coach, you need a mentor, right? Oh yes. मतलब कोच और मेंटर, हाँ, जिसके ऊपर भी, जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, जिसका भी आपको लगता है कि हाँ, दिस गाय मेक्स सेंस, इससे मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ, ये दिस इज द पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी. Go follow them, learn from their journey, or maybe hire an expert. I think that's the most easy way to do. आप बहुत busy हो अपनी life में, hire a coach, hire an expert, hire a dietitian, and just cover your journey. What are some major misconceptions that people have about weight loss and fitness? Major misconception, I would say, people think that weight loss करना है तो मुझे एक special diet करनी है. मुझे लगता है अगर वेट लूज करना है या अपने आप को जस्ट हेल्दी रखना है फॉर दैट मैटर, तो आपको सिंपल खाना खाना है. स्पेशल डाइट तो आप अभी ले रहे हो, जो जंक खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हो, इतनी शुगरी फूड्स खा रहे हो, वो एक स्पेशल डाइट है. हेल्दी होने के लिए तो आपको नॉर्मल डाइट करनी है. सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि मुझे डाइटिंग करनी होगी. डाइटिंग इज़ अ वेरी स्पॉइल्ड वर्ड. उसको इतना ख़राब कर दिया ना, डाइटिंग ऐसा लगता है कुछ अलग ही कॉम्प्रोमाइज. ओ नो, इट्स जस्ट eating normal things, eating normal foods, and quitting the special diet that you are having, indulgence and वो सब चीज़ों को छोड़कर normal खाना खाना है, and that's gonna keep you healthy. What is this 9-1 rule of weight loss that you have? There's like, it's very trending. Oh, yeah. अभी हम लोग weight loss की बात कर रहे थे कि normal खाओ, अच्छा खाओ, देसी खाओ, and all those things. Yeah. But what is this 9-1 rule? So 9-1 rule is, I mean, it's nothing special. It's just summarizing your whole, the entire, जिससे हम lifestyle की बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का एक kind of a rule which can stick in your head and becomes easier to follow. तो ऐसे एक interesting, मतलब एक is just like, let's say 9 to 1 में 9 stands for 9,000 steps. At least Okay. try to finish 9,000 steps or more in a day. Okay. 8 means 8 glasses of water. Then 7 means 7 hours of sleep. 6 means 6
डिफरेंट स्ट्रेचेस. तो ये मतलब ये मैंने पर्सनली बनाया है 6 डिफरेंट स्ट्रेचेस से. मुझे लगता है आपकी पूरी बॉडी ना कहते हैं ना खुल जाती है, ईच एंड एवरी मसल एंड एवरीथिंग. सो 6 डिफरेंट स्ट्रेचेस फॉर एग्जांपल स्टार्ट फ्रॉम नेक रोटेशंस. अगर आप करते हो तो आपका ये वाला एरिया पूरा ओपन अप हो जाता है. एंड देन आर्म्स की अगर आप शोल्डर मूवमेंट्स करते हो, आर्म स्ट्रेच करते हो तो ये सेकंड हो गया. एंड देन चेस्ट ओपनर्स करते हो तो आपकी पूरी अपर बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाती है. देन बैक एक्सरसाइजेज अगर आप करते हो, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड या रोटेशंस अगर आप करते हो तो वो हो जाता है. देन हिप ओपनर्स, कुछ इस तरह के जो स्ट्रेचेस होते हैं जिससे आपका हिप ओपनर्स हो जाता है. एंड लास्टली योर लेग स्विंग्स या जब आप काफ स्ट्रेचेस हो गए या इस तरह की जब स्ट्रेचेस करते हो, सो इट ओपन्स अप योर बॉडी. इट्स लाइक अ रिफ्रेश बटन. तो 6 स्टैंड्स फॉर 6 डिफरेंट स्ट्रेचेस. 5 स्टैंड्स फॉर 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस. बिकॉज अभी लोगों के पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का. दे डोंट प्रायोरिटाइज इट, आई वुड से. तो कम से कम 5 मिनट तो यार हम निकाल ही सकते हैं. मतलब दोज एक्स्ट्रा 5 मिनट्स विच यू स्पेंड इन द वॉशरूम, मे बी यू कैन स्पेंड doing, you know, bring it to better use and do meditation, mindfulness. Then 4 stands for 4 short breaks. जो अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि हम लॉन्ग स्ट्रेच के लिए हम ऑफिस में एक सीट पे बैठते हैं. तो अगर हम एक ये रूटीन बना लें कि एटलीस्ट मुझे 4 मिनी ब्रेक्स लेने हैं जिसमें मुझे उठ के कुछ नहीं वॉक ही करके आना है, थोड़ा सा टहल के आ जाना है फॉर लाइक 5 मिनट्स. सो 4 शॉर्ट ब्रेक्स. 3 stands for 3 main meals, like a good breakfast, good lunch and a good dinner. And 2 stands for 2 hours of gap between your dinner and your sleep time. 1 stands for any one physical activity during in a day. What is the relationship between mental health and fitness? Oh, it's like this. Mental health and fitness, because मतलब ये हम लोग बहुत commonly देखते हैं. लोग वर्कआउट के बाद अपनी वर्कआउट सेल्फीज जब डालते हैं, पोस्ट वर्कआउट सेल्फीज. व्हाट इज दैट? That glow that comes on their face, that happiness, that spark is just the, you know, relation between physical and mental health. Endorphins release होते हैं, happy hormones release होते हैं, we feel good, mental health better होती है. कितनी बार ऐसा होता है कि हम stressed होते हैं और जब जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छे से थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं, कुछ जंपिंग जैक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जिम से आते हैं खुशी खुशी वापस आते हैं, सारे गम भुला देते हैं. तो इट हैपन्स. ये तो मतलब जिसने किया है वो बता सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है. अगर कभी नहीं किया तो डू इट टुडे. एक रन के बाद भी स्टार्ट फीलिंग बेटर, बिकॉज ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है जब हमारे ऑर्गन्स को, हमारे माइंड को. जो कुछ लोग पूरे दिन के काम के बाद जब थक जाते हैं, जो एक मेंटल फॉगिंग जो हो जाती है जिसे कहते हैं, एक वॉक करके आते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग बेटर. सो इट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन, लाइक your physical fitness and your mental well-being. Is it like the same as mind-body relationship when we talk about, right? Absolutely. कोई इंसान है, उसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत परेशान है, एंड as you only said that डाइटरी हैबिट से हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम कर सकते हैं. What are the food items that a person should consume if the person is feeling stressed and depressed and has a lot of anxiety and nausea? Oh, eat the food which have your comfort food, जिससे आपको खाकर अच्छा लगता हो. सो अगर मैं न्यूट्रिशन वाइज बात करूँ तो जैसे मैग्नीशियम रिच फूड्स, विटामिन सी रिच फूड्स, इस तरह के खाने, इस तरह के फूड से आपके यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, योर स्ट्रेस लेवल रिड्यूसेस. सो ईट द फूड विच गिव्स यू कम्फर्ट. हर किसी का कोई ना कोई कम्फर्ट फूड होता है, एंड मेक श्योर इट्स हेल्दी, इट्स नॉट 2 minute नूडल. तो अपने कंफर्ट फूड खाओ. इट कैन बी अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, और इट कैन बी अ कप ऑफ वार्म, यू नो, हर्बल टी और समथिंग लाइक दैट. Any herbal tea in specific? आप फिर कहोगे मैं प्रमोट कर रही हूँ, बट व्हाट कैन आई डू? सो आई हैव माई ओन, लाइक आई एम वाओ टी, जिसमें वो इट इज़ लाइक हैंड पिक्ड 7 डिफरेंट हर्ब्स हैं उसके अंदर. और उन हर्ब्स का काम ही ये है मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करना. So it has rose, hibiscus, rooibos, all such herbs, all such flowers basically. So herbal teas यही होती हैं. अगर individually भी अगर लेना चाहें तो chamomile tea is my personal favorite. जो it works like a magic wand. Just sip a warm cup of chamomile tea and see your worries going away. Wow. That's magical. एक term बहुत ज़्यादा use होता है. This is like this fitness calculator. Yeah. What is a fitness calculator exactly?
फिटनेस कैलकुलेटर मतलब अगर हम डिवाइस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, नहीं, जैसे अगर एक इंसान को अपनी फिटनेस को कैलकुलेट बेसिकली बॉडी फैट, वाटर Okay. इनटेक, प्रोटीन इनटेक, देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, क्या ये यूजफुल होते हैं? आई वुड से हाँ मतलब हो सकते हैं। हम्म, ये कहना कि हाँ यही यूज़फुल होते हैं नहीं होते, देयर इज़ नो वन आंसर। बट अगर आपकी कुछ लोग इसी तरह से फंक्शन करते हैं, उन्हें हर चीज़ अगर चाहिए कि मैं एक फॉर एग्जांपल BMI कैलकुलेटर से मैं अपना ट्रैकिंग रखता हूँ, या मैं अपना वेइंग स्केल फॉर दैट मैटर, इट कैन बी अ फिटनेस कैलकुलेटर। एंड अगर मेरे को आई कीप अ ट्रैक ऑफ माई वेट, जस्ट लाइक यू नो माई इन जनरल माई बॉडी वेट, और उसी से मैं देखता हूँ कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, या मैं ओवर वेट तो नहीं हो गया, अंडर वेट तो नहीं हो गया, तो इट्स गुड फॉर यू। किसी के लिए एक मेजरिंग टेप कैन बी अ फिटनेस कैलकुलेटर, कि यार मैं अपने सर्कमफ्रेंस को देखता हूँ और अगर मुझे वो इतना होना चाहिए, इससे बढ़ गया तो खराब है, सो या इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तो एनीथिंग विच हेल्प्स यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर हेल्थ, योर फिटनेस, योर डायमेंशंस, इट्स अ फिटनेस कैलकुलेटर फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प। यार एक इंसान की दिन में, एक पूरे दिन में yeah. उसके लिए एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? मतलब दिस इज अगेन अ इट्स वेरी सब्जेक्टिव। वेरी सब्जेक्टिव, राइट? बट एक इंसान को सुबह से लेके शाम तक किस तरीके से अपने डाइट प्लान को स्ट्रक्चर करना चाहिए सो दैट वो एक बैलेंस्ड डाइट हो, सो दैट वो एक बैलेंस्ड मील्स स्ट्रक्चर हो? तो जो आपने बोला बैलेंस्ड हो, तो उसको वही बैलेंस करके ही चलना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कि इंडियंस के केस में काफ़ी मिसिंग रह जाता है, प्रोटीन को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो हमारे कार्ब हैवी फूड्स ज़्यादा होते हैं। ब्रेकफास्ट में परांठे हो गए या पोहा हो गया, ये सब ऑल दीज आर हेल्दी बट दे लैक इनफ प्रोटीन। राइट। प्रोटीन हमारी डाइट में, इंडियंस की डाइट में स्पेशली, और इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन ऑन टॉप ऑफ इट, तो फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है। तो दैट्स वन थिंग वी शुड टेक केयर ऑफ, कि ब्रेकफास्ट में भी कुछ प्रोटीन का सोर्स हो। अगर पराठा खाना ही है तो हैव पनीर पराठा इंस्टेड ऑफ हैविंग आलू पराठा एवरी डे। इफ़ यू आर मेकिंग पोहा, यू नो पुट सम टोफू, आप चने को बॉईल करके पोहा में डाल सकते हो। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो उसे थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने के लिए। देन अगेन इन लंच, जस्ट डोंट मेक इट कार्ब हैवी, मतलब चपाती 3-4 ले ली और इतनी सी सब्जी ले ली। सो डोंट डू दैट, मेक सम स्विचेस कि सब्जी का पोर्शन ज़्यादा हो, चपाती या राइस कार्ब्स का पोर्शन लेसर हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। सेम गोज़ विद डिनर, कि बैलेंस्ड मील हो। इसके अलावा आई वुड से अपनी प्लेट को, जो थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, वॉच योर प्लेट, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड नॉट बी कार्ब हैवी। Right amount of 25%, as I said, should be carbs, 25% should be proteins, and remaining 50% should be veggies and fruits, and then some prebiotics, some maybe curd, छाछ, दही, whatever, इस तरह की चीज़ें हों। हमारे जो लंच बॉक्सेस हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस गो टू ऑफिस और गो टू देयर वर्क प्लेस, हमारे लंच बॉक्सेस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमारे जो लंच बॉक्सेस होते हैं ना, वो इस तरह से डिज़ाइंड हैं, या हम उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम जो मेजर सेक्शन होता है बड़ा वाला, उसके अंदर हम कार्ब डालते हैं और छोटे से सेक्शन में इतनी सी सब्ज़ी डालते हैं। उसको स्विच कर लें, बड़े सेक्शन में सब्ज़ी भर के डालें, छोटे सेक्शन में राइस, और उसको हम कार्ब के लिए यूज़ करें, तो दैट कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन द वे यू ईट। सो ऑल दीज स्मॉल लिटिल स्विचेस कैन हेल्प यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। क्या शुगर और सॉल्ट को अपनी डाइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट करना सही है? Oh, not at all. Why do we want to do that? मतलब पूरी तरह एलिमिनेशन तो वैसे ही ठीक नहीं है, किसी भी चीज़ की सस्टेनेबल नहीं होती एलिमिनेशन। कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सॉल्ट को पूरी तरह से निकाल देते हैं, और आजकल वो भी चल रहा है ना कि सॉल्ट की जगह पर वो रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स लेते हैं, विच लैक आयोडीन। बहुत सारी फिर डेफिशिएंसीज हो सकती हैं उनकी वजह से। तो आई वुड से हम बैलेंस कर सकते हैं कि कभी हम नॉर्मल नमक खा रहे हैं जो हम शुरू से खाते आ रहे हैं, कभी हमने सैलेड के ऊपर डालना है तो हम रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। बदल के खाएं चीज़ों को। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, लिटिल बिट ऑफ एनीथिंग इज़ नेवर बैड। सो जो एडिशनल, जो हम ओवर द टॉप जो चीज़ें करते हैं ना, जैसे सैलेड के ऊपर भी भर के चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी में है इनफ सॉल्ट है और खाने में इनफ सॉल्ट है,
तो एडिशनल चीज़ें ना करें. व्हेन इट कम्स टू शुगर, वंस इन अ वाइल कुछ खा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, इट्स ओके. बट रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, एक आदत ही बना ली है, हैबिट ही बना ली है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की, या एक हैबिट ही है कि भाई खाना खाने के बाद वो मुझे मिठाई ही खानी है. दैट्स रॉन्ग. इवन इफ यू वांट टू हैव समथिंग स्वीट, गो हैव अ पीस ऑफ से नेचुरल इमली, खट्टा मीठा, गुड, डाइजेस्टिव. हैव सम सौंफ, डाइजेस्टिव, नेचुरली इट इज़, यू नो, देयर इज सम स्वीटनेस. Yes. वो बैलेंस है. कभी कभी मिठाई का पीस इज़ फाइन, इट्स नॉट गोना हार्म यू. बट एवरी डे डूइंग समथिंग, इंडल्जिंग इनटू समथिंग, नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल ऑन आवर टंग. नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना गुड़ खाना अच्छा होता है, खाने के बाद गुड़ खा लिया करो. इट्स मच मोर हेल्दियर देन हैविंग मिठाई. इज इट लाइक दैट? सो हेल्दियर देन मिठाई, ट्रू, बट रोज़ खा लिया करो. अल्टीमेटली कैलोरीज तो उतनी है, अल्टीमेटली इंसुलिन तो उसने भी आपका स्पाइक करना ही है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो उसका भी ज़्यादा ही है. हाँ, शुगर से थोड़ा कम है बट ज़्यादा तो उसका भी है. सो गुड़ तो गुड़ ही रहेगा ना, मतलब प्रॉपर्टीज़ तो वही है ना, चाहे गुड़ हो, हनी हो, कुछ भी हो. हेल्दियर हो सकता है, एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, कुछ 2-4 न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. मतलब गुड़ खाया जा सकता है फिर भी, मतलब अगर देखा जाए तो. हाँ, सो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपसे मीठा नहीं छूटता तो आप चीनी की जगह गुड़ खा लो. गुड़ खाओ. बट इफ़ यू कैन अवॉइड, व्हेन आई से अवॉइड आई मीन लिमिट, तो लिमिट में ही खाओ सारी चीज़ें. येस, गुड़ इज़ बेटर देन शुगर, बट इट्स नॉट दैट्स द सोल्यूशन टू नॉट हैविंग शुगर एंड हैव गुड़ इंस्टेड. जब हम अभी हम जैसे बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट ऑफ, यू नो, ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस, रिप्लेसमेंट ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर. इस चीज़ में अगर हम बात करें ग्रॉसरी मैनेजमेंट की, एंड देयर इज वन थिंग दैट्स कॉल्ड द 28-day ग्रॉसरी प्लान ऑल्सो, राइट? तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ग्रॉसरी प्लान? ओके, सो ग्रोसरी प्लान आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको. इट्स एक्चुअली अ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, आई वुड से. आप बहुत सारे इंडल्जेंस को प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप एक ही बार ग्रोसरी लेने जाते हो और माइंडफुल ग्रोसरी शॉपिंग करते हो. मैं एक छोटी सी टिप यहाँ पर और ऐड करूँगी कि जब भी ग्रोसरी खरीदने जाओ, मेक श्योर यू हैव ईटन इनफ. खाली पेट ग्रोसरी शॉपिंग हमेशा गलत चीज़ें लेकर आओगे. अच्छे से खा के फिर उसके बाद ग्रोसरी खरीदने जाओ. प्री प्लान एवरीथिंग अहेड इन एडवांस कि मेरे को अगले हफ्ते, क्योंकि जब हम प्री प्लान करते हैं ना, बैठ के टेबल पर बैठते हैं और जब हम लिखते हैं कि हमें अगले हफ्ते क्या खाना है, तो हम बहुत माइंडफुल होते हैं. हम बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं कि अब से हम हेल्दी खाएंगे, हम जंक नहीं खाएंगे, अब हम हेल्दी स्नैकिंग करेंगे, नट्स खाएंगे, मखाने खाएंगे. तो जब ये वाला स्विच ऑन है ना आपका, गुड बॉय वाला, गुड गर्ल वाला, तब अपनी ग्रोसरी प्लानिंग करो और जाकर लेकर आओ. सब अच्छा सामान लेकर आओगे, यू विल इवेंचुअली एंड अप ईटिंग ऑल हेल्दी फूड्स. लास्ट मिनट जो हमारी वो जो होती है ना, हमारी क्विक बाइंग जो होती है, फटाफट से यार ये खाने का मन कर रहा है, खरीद लिया, बना लिया, वहाँ पर फिर हम वी एंड अप बाइंग बैड स्टफ. तो माइंडफुल शॉपिंग विल हेल्प यू इन माइंडफुल ईटिंग इवेंचुअली. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. एंड देन इट हेल्प्स इन ऑल्सो वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकते हैं हम. अननेसेसरी शॉपिंग नहीं होती, आप वही चीज़ें लेकर आओगे जो आपको लिटरली खानी है. यू कैन ऑल्सो बैलेंस योर डाइट इफ़ यू प्री प्लान योर ग्रोसरीज एंड इफ़ यू गो फॉर यू फॉलो अ ग्रोसरी प्लान. तो आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो कि हाँ, मैंने अभी ये फ्रूट्स लिए हैं, अब मुझे यू नो हैव टू ऐड वेराइटी टू माई डाइट, हैव टू ऐड ऑल द डिफरेंट कलर्स इन माई फ्रिज, कि ग्रीन्स भी हों, रेड्स भी हों, यू नो सिट्रस भी हो, ऑरेंज एंड येलो भी हो, रेड्स भी हो. वो सारी वेराइटी को हम प्लान कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सब्जियां खाने हम भूल ही जाते हैं, है ना, कि समझ नहीं आ रहा, रोज वही खाए जा रहे हैं, याद ही नहीं आता कि हाँ ये वाली सब्जी भी तो, ये भी तो फ्रूट होता है. सो व्हेन यू डू ग्रोसरी प्लानिंग, व्हेन यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, touch the fruit, feel the fruit, see the fruit, I think it impacts your health differently. You build a relationship with the food. Wow. हम ग्रोसरी की बात करते करते एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया. 1 or maybe 2 or 3 फूड आइटम्स जो हम लोगों को लगता है कि बहुत हेल्दी हैं और हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं बिना सोचे समझे. But it's a myth. It's the most unhealthy thing that we are having. Okay. There might be many. Yeah, actually there are many. So I'm just shortlisting कि मुझे कौन सी 3 बतानी है. Right. ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉकर्स थ्रो करती हूँ यहाँ पे. हाँ. Whole wheat.
हमें लगता है होल व्हीट तो हेल्दी होता है, अच्छा होता है, बट टेक्निकली अगर मैं नॉर्मल आटे की बात करती हूँ जैसे हम चपाती बनाते हैं, वो एक्चुअली द व्हीट दैट वी ईट इट्स हाईली प्रोसेस्ड. उसके मैक्सिमम तो न्यूट्रिएंट्स किल ही हो चुके होते हैं, वाइल उसका जो प्रोसेसिंग होती है, जो गेहूँ से जब वो व्हीट में फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तो वो इतने हाई हीट हाई टेम्परेचर्स पर जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं. तो हमें लगता है कि ये तो गेहूं है, आटा है, हेल्दी है, बट हाउएवर इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स, नॉट एज हेल्दी एज यू थिंक इट इज. इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्ब एनी मोर, इट इज वेरी क्लोज टू अ रिफाइंड कार्ब. तो टेक्निकली हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी काफ़ी रिफाइंड है, बट ये मिथ है हमारे माइंड में कि मैंने तो घर की सादी रोटी खाई है. आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट इज़ ट्रू, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़. इसीलिए आजकल जो मिलेट्स का जो ट्रेंड चल रहा है, इट्स गुड कि हम होल ग्रेन्स, लिटरली होल ग्रेन्स अगर लेकर आते हैं. जैसे दलिया की अगर मैं बात करूँ तो वो जो दलिया का दाना जैसे दिखता है ना, इट्स लेस प्रोसेस्ड, उसको लेकर आएँ, उसको बनाएं. इस तरह के अलग अलग ग्रेन्स को अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करें, कोशिश करें कि चक्की का फ्रेश आटा लेकर के आएँ, उसे खाएं. सो दैट्स वन थिंग. एंड व्हाट एल्स, फ्रूट्स की मैं बात कर सकती हूँ कि जो एक्स्ट्रा शाइनी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स इन जनरल हमें लगता है बहुत हेल्दी चीज़ है, राइट, बट अभी आजकल फ्रूट्स हम देख रहे हैं, एंड स्पेशली व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग एंड व्हेन वी बाय फ्रूट्स, हम देखते हैं कि सुंदर दिखना चाहिए, बट एक्चुअली दैट सुंदर लुकिंग फूड इज़ नॉट, द फ्रूट इज़ नॉट गुड. वो केमिकली प्रोसेस्ड है. वो जो बनाना आपको एकदम परफेक्ट येलो बनाना इज़ नॉट गुड. मे बी दूसरा बनाना जिसके ऊपर थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स हैं ना, वो ज़्यादा नेचुरल है, उसके ऊपर केमिकली उसको ट्रीट नहीं किया गया. सो द मे बी द अगली लुकिंग बनाना इज़ अ बेटर ऑप्शन. सो ये एक छोटी सी चीज़ हो सकती है. थर्ड कुड बी स्पाइसेस. ओके. अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी था, कुछ बड़ी स्पाइसेस जो ब्रांड्स हैं उनको कुछ फॉरेन कंपनीज़ में बैन कर दिया गया है. आई विल नॉट नेम देम, बट ऐसा हुआ है क्योंकि उनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. दे हैव फाउंड सम काइंड ऑफ अडल्ट्रेशंस इन दो स्पाइसेस. तो जो हम पिसाए मसाले खरीद के लाते हैं घर में, उनमें कुछ मिलावट हो सकती है विच वी वोंट नो. तो बेटर टू गो फॉर होल स्पाइसेस, खड़े मसाले जिन्हें कहते हैं, उन्हें हम घर में लाके खुद से पीस कर उन्हें यूज़ करें. उनकी फ्रेग्रेंस भी अलग होती है, टेस्ट भी बहुत रिच होता है, और एटलीस्ट यू कैन सी व्हाट यू आर ईटिंग. Wow, that's so insightful, I must say. So before we end the podcast, so we have a rapid fire session, right? ये तो मैं करती हूँ. हम लोग भी करते हैं. All right. Morning workout or an evening workout? Whatever works for you. Green tea or coffee? I mean, it depends what's the purpose. Why are you having it? So, okay, coffee in the morning, green tea in the evening. Cardio or strength training? Strength. I like it. Your favorite healthy snack? Fox nuts, roasted fox nuts. One food that you'd never recommend? One food that I never recommend, soft drinks. Biggest myth in fitness industry or fitness? That fitness is complicated, it's difficult. Yoga or Pilates? Yoga. Cheat meal that you enjoy the most? Pizza. One healthy tip that you swear by? One healthy tip which I swear by. Yes. Can I elaborate this a bit? Please, then it will be easier please. for me. So have your set points. I talk about set points a lot. So set points is something, it is like a benchmark. मैंने अपने कुछ benchmarks बनाए हुए हैं, कुछ set points बनाए हुए हैं, and I always ensure that I meet them at least. For example, let's say 20 push-ups. So 20 push-ups is something that I should be able to do any day at any given time. If in case मैं वो 20 push-ups नहीं कर पा रही हूँ, that means I'm not doing something right. मेरा स्टैमिना, मेरी स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ लाइफ में कि मैं 20 पुशअप्स तक नहीं लगा पा रही हूँ. और अगर वो मैं कर पा रही हूँ, एनीथिंग अबव दैट इज़ गुड, तो आई एम फिट, आई एम फाइन. सो हैव सर्टन सेट पॉइंट्स. लाइक अनदर सेट पॉइंट कुड बी योर वेट. आपने अपना वेट का सेट पॉइंट बना लिया, लेट्स से 65 kgs. मुझे 65 नहीं क्रॉस करना है, राइट? वो 65 के बिलो, इट कुड बी एनीथिंग लाइक फॉर यू. 65 के नीचे ही रहना चाहिए. 63 हो, 4 हो, कभी बाहर चले गए 5 हो गया, बट वो जिस दिन 65.1 आया ना, देयर इज अ प्रॉब्लम. डोंट डू दैट.
सो इस तरह के कुछ सेट पॉइंट्स होने चाहिए. इट इज़ लाइक बेंचमार्क्स जिसको आप अगर इंश्योर करो तो आपको इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड कि आप ठीक कर रहे हो जिंदगी में. Basically, setting goals is very important, right? You just have to So make sure that you goals set a is goal. like goals अलग चीज़ है. Goal is something that you want to achieve. Yes. Set point is something which you want to maintain. ये आपको Okay. मेंटेन करना है. अचीव Nice. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट सेट पॉइंट हो सकता है कि अब मेरे 20 पुशअप्स हो जाते हैं, मुझे 30 पे पहुंचना है, उसके बाद 30 को मेंटेन करना है. सो इट इज़ लाइक मेंटेनेंस. क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाते लोग. कर लेते हैं अचीव कर, 6 पैक एप्स बनाने आसान है, मेंटेन करने मुश्किल है. वेट लूज करना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है. सो मेंटेनेंस इज वेयर यू नो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. So stretching before or after a workout? Both. So stretching before is like warming up before, and stretching after. We can say that. One daily habit that helps in boosting energy. Exercise and sleeping right. I would say sleeping right पहले. Enough sleep. अगर आप 7 से 8 घंटे बढ़िया सोए हो तो एनर्जेटिक रहोगे पूरा दिन. Wow, that's very insightful, I must say. Before we end the podcast, there are a few things I personally wanted to ask you. Okay. What are the courses that you offer? Okay, so recently actually launched a course on diet and nutrition. Okay. Basically, it helps people to become nutritionists. Okay. So it's a diploma course in dietetics and nutrition. Okay. और so basically बहुत टाइम से प्लान था. और ये कोर्स का मतलब एक किस विजन से स्टार्ट किया वो ये था कि एक तो लोगों को अवेयरनेस बढ़े, 1 बी उनको समझ में आए कि क्या है ये वर्ल्ड, और वो अपना डाइट प्लान खुद से बना सके. और अगर किसी को इसको प्रोफेशनली परस्यू करना है तो वो भी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद दे कैन बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड देन दे कैन हेल्प अदर्स. एक बहुत बड़ा जो डिफरेंशिएटर है इस कोर्स का, PDND कोर्स का, वो ये है कि बाकी जितने भी हम डिप्लोमा कोर्सेज या न्यूट्रिशन पे कोर्सेज देखते हैं वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. मतलब यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड. आपकी बायो साइंस आपको पढ़ा होना चाहिए. बट इसमें anyone from any background can pursue this course because it is designed in a way it's very simple to understand. एक कॉमर्स का बच्चा भी इसको बहुत easily समझ सकता है, एक 70-year-old person भी इसको easily grasp कर सकता है. So it's made in such easy and interactive way. So is there a difference between being a nutritionist and a dietitian? Yeah, so clinical nutrition अलग होता है जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी एलिमेंट्स भी आ जाती हैं, राइट. अगर किसी को कुछ PCOD, थायराइड, इस तरह के कुछ इश्यूज हैं तो बेसिकली जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट एंड दे कैन गिव एडवाइसेस लाइक दे आर एलिजिबल टू एड अ कॉमेंट ऑन दैट. हाउएवर अगर हम बात करें एक डाइटिशियन की या फिर एक डाइटिशियन की, राइट, सो दे कैन help you plan a diet, like a balanced diet. They can help you plan your macronutrients and some micronutrients कि इस तरह की आप डाइट ले सकते हो. However, they cannot clinically guide you. Okay. That's the core difference, or maybe you can add since you're a clinical nutritionist yourself. So as I was saying, no, it's completely fine as you said. So thank you so much, Gunjan, for coming and sharing all the insights and making this a successful podcast. Right. It's Thank you so totally my much. pleasure, and I really enjoyed the entire conversation that we had today.